हेलो दोस्तों दोस्तों खेल के निगम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं पॉजिटिव स्कूल के बारे में। दोस्तों मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको पॉजिटिव स्कूल के बारे में समझाया। उसके काफी सारे जूरिस्ट के बारे में हमने चर्चा की। सिसेर लोम्ब्रोसो और उसके अलावा एनरिको फेरी के बारे में हमने चर्चा की। दोस्तों इस आज के इस टॉपिक को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप मेरे पीछे के वीडियो जरूर देखें ताकि आपको यह टॉपिक, आज का टॉपिक समझ में आए। इसके लिए मैंने पुरानी वीडियोस का लिंक जो मैंने है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों स्कूल्स के बारे में मैंने बताया था कि अपराध शास्त्र को समझने के लिए, अपराध शास्त्र की नींव को जानने के लिए स्कूल्स को पढ़ना आवश्यक है कि पुरातन समय में जुरिस्ट की क्या विचारधारा रही और अपराध शास्त्र ने किस तरह से धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस किया। तो यह मैंने काफी डिटेल में पुरानी वीडियोस में बताया। तो दोस्तों आज हम एनरिको फेरी के बाद में अगले जूरिस्ट रैफेल गेरोफेलो को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों रैफेल गेरोफेलो का योगदान पॉजिटिव लॉ स्कूल में काफी अविस्मरणीय रहा। इनका जन्म 1852 में इटली के नेपल्स शहर में हुआ। दोस्तों दोस्तों जो रैफेल गेरोफेलो थे वह एक जूरिस्ट थे। उसके अलावा वह एक मजिस्ट्रेट के पद पे भी कार्यरत रहे, प्राध्यापक वो रहे, अध्ययन के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। उसके अलावा दोस्तों जिस प्रकार से हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं संसद में, उसी तरह इटली के अंदर वह सीनेट के भी सदस्य रहे। तो दोस्तों इतने सारे पदों पर काम करने का उनका काफी लंबा अनुभव रहा। इसी कारण से वह अपने जीवन में काफी प्रैक्टिकल थे। वह सुनी सुनाई बातों या कल्पना लोक में विचरण करने वाली बातों पर विश्वास नहीं रखते थे। इसी कारण से उनका जो सिद्धांत है वो काफी प्रैक्टिकल था। दोस्तों पॉजिटिव लॉ स्कूल में उन्होंने बताया कि जो मनुष्य जो है वह अपराध परिस्थितियों की निर्मिति के कारण करता है, कि परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से निर्मित हो जाती है कि वह अपराध के अंदर गमन करता है, अपराध में वह चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि उसके सुधार के लिए उस परिस्थिति की वास्तविक जो कारण रहे, या हम कह सकते हैं कि वास्तविक जो सरकमस्टेंस रहे, उस पर विचार किया जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह, जो रेफेल गेरोफेलो ने कहा कि परिस्थितियों की निर्मिति के कारण वास्तविक परिस्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों परिस्थितियों की निर्मिति किस कारण होती है उसको हम समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों हमने पुरानी वीडियोस में पढ़ा था कि जो क्लासिकल स्कूल है जिसमें सिसेर बकारिया ने कहा था कि जो अपराधी जो है वो स्वतंत्र इच्छा के कारण अपराध में लिप्त होते हैं। इसको स्वतंत्र इच्छा को अच्छे से समझने के लिए आप पुरानी वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों तो स्वतंत्र इच्छा का जो सिद्धांत सिसेर बकारिया ने पॉजिटिव क्लासिकल विचारधारा में दिया, उसमें गेरोफेलो ने कहा कि यह एक कल्पना है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों जो रेफेल गेरोफेलो थे वह कहते थे कि दया और न्यायिकता की भावना पर प्रत्याघात होने पर जो मनुष्य है वह अपराध में लिप्त होता है। उन्होंने बताया कि दया दया के अंदर नहीं होती, दया जिस व्यक्ति पर नहीं की गई तो वह शरीर से संबंधित अपराध करता है जिसके जीवन पर दया नहीं की गई। और अगर न्यायिकता की भावना पर कोई प्रत्याघात होता है, न्यायिकता की भावना पर किसी व्यक्ति पर अत्याचार किए गए, तो वह आगे चलकर संपत्ति से जुड़े हुए अपराध करता है। इसको हम और सिंपल उदाहरण से समझें कि जैसे कि मैं हूँ और दर्शकों आप हो, तो आप में से मैंने किसी पर बहुत अत्याचार करे बचपन से लेकर जीवन पर, तो आप कोशिश करोगे कि आप आने वाले समय पर भी मुझ पर अत्याचार करो। तो अत्याचार कैसे होंगे? मेरे शरीर के ऊपर होंगे। तो इस तरह से दया पर प्रत्याघात होने पर शरीर से संबंधित अपराध, न्यायिकता की भावना से रिलेटेड अपराध है कि दोस्तों यदि मैंने आपकी कोई संपत्ति अन्यायपूर्वक कब्जे में ले ली है, तो आप कोशिश करोगे कि उस संपत्ति को हथियाने की, तो संपत्ति से रिलेटेड अपराध करोगे कि आप और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करोगे। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करा कि परिस्थितियां इस तरह की कुछ निर्मित होती हैं कि वह अपराध कर बैठता है, जिसमें मुख्यतः उन्होंने दया और न्यायिकता की भावना पर काफी विशेष जोर दिया। उसके अलावा दोस्तों आगे उन्होंने जो अपराधी हैं उनको 4 वर्गों में बांटा, जिसमें हत्यारे टाइप्स के अपराधी, हिंसात्मक अपराधी, न्यायिक भावना से रहित अपराधी जो हमने ऊपर भी पढ़ा, कामातुर अपराधी। दोस्तों उसी के साथ में रेफेल गेरोफेलो का कहना था कि आ, समाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए देश में कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, देश निकाला और क्षतिपूर्ति
इस तरह के दंड आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से होने चाहिए। उससे हम जो है आदतन और घोर अपराधी को समाज से दूर रख सकते हैं। उनका कहना था कि आदतन और घोर अपराधियों का पुनर्स्थापन समाज में असंभव होता है, इसलिए वह सुधारात्मक सिद्धांतों के खिलाफ रहे। उन्होंने उस क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं किया, क्योंकि वह रियलिस्टिक काफी थे, मजिस्ट्रेट के पद पर वह रहे। तो उन्होंने देखा कि आदतन और घोर अपराधी जो हैं उनको सुधारा जाना असंभव है, क्योंकि वह एक अपराध करने के बाद दूसरा अपराध करते हैं और निडर हो जाते हैं और आगे अपराध करते जाते हैं। इसलिए उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, देश निकाला और क्षतिपूर्ति को बिल्कुल सही माना। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि राफेल गेरोफेलो ने किस प्रकार से अपनी विचारधारा प्रस्तुत करी। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ कि वह विधिशास्त्री, मजिस्ट्रेट, प्राध्यापक रहे, तो वह जीवन में काफी प्रैक्टिकल थे। दुनियादारी का उन्हें अनुभव था, तो काफी प्रैक्टिकल रूप में ही उन्होंने अपनी विचारधारा प्रस्तुत करी, जिसमें वह स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत को कल्पना कहते थे। दया न्यायिकता की भावना पर प्रत्याघात होने पर, दया की भावना पर प्रत्याघात होने पर शरीर से संबंधित अपराध, न्यायिकता की भावना पर प्रत्याघात होने पर संपत्ति से संबंधित अपराध। उसके अलावा 4 वर्गों में उन्होंने अपराधियों को बांटा: हत्यारे, हिंसात्मक अपराधी, न्यायिक भावना से रहित और कामातुर। उसके अलावा सीपीएलआई, देश निकाला, क्षतिपूर्ति को उन्होंने सही माना। आतंक घोर अपराधियों का पुनर्स्थापन असंभव है, उनका ये मानना था। और खास बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि परिस्थितियों की निर्मिति के कारण हमें उन परिस्थितियों की वास्तविक स्थितियों पर विचार करना चाहिए कि क्या वास्तविक परिस्थितियां रही, किस तरह से हम कारणों का पता लगा सकते हैं। इस तरह से राफेल गेरोफेलो की विचारधारा थी। दोस्तों, यदि आपको और कोई समस्या हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इसी के साथ में मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में हम जल्द मिलते हैं। गैब्रिएल टायरडे के बारे में हम अंतिम पॉजिटिव स्कूल के विधि शास्त्री हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।